तो अब आप बोलेंगे कि सर देखें, अब आप कब से इतनी सारी चीजें समझा चुके हैं हमें, मगर हमें कुछ भी समझ नहीं आया। तो अब इन सूरतों में क्या करना है कि जब हमें कुछ भी समझ नहीं आया, आपने इतना कुछ लिखवा दिया, अब क्या करें? मैं हूं ना यहाँ पर, फिर समझाता हूँ, फिर रिमाइंड कराता हूँ एक चीज। अभी मैं आपको समझाता हुआ आया हूँ, जो हमारे पास नीड्स थी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको मैंने किसी चीज, किसी मिसाल से तरजीह दी है। मिसालें आप अपने साइड पे रख लें, और जो उसकी नीड्स हैं जरा उस पर थोड़ा सा एक एक लाइन को मैं नरेट कर देता हूं, ताकि आपके दिमागों में बैठ जाए और फिर वो वापस निकले नहीं। तो सबसे पहले जो हमारे पास नीड थी वो थी हमारे पास सर्वाइवल। अब ये सर्वाइवल क्या है, जिसको हमने बॉडी से भी तरजीह दी थी मिसाल के तौर पर। तो अब ये सर्वाइवल जो होता है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ होती है। अब फाइनेंशियल हेल्थ में क्या होता है कि मार्केट के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन रुक पाएगी नहीं रुक पाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी कैपिटल में इतना दम ही नहीं है, या उसकी इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है कि वो मार्केट में स्टे कर पाए। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बताया था, जो मिसाल बॉडी से दी थी ना, वो इस वजह से दी थी कि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ इतनी मजबूत है कि वो मार्केट में रुकेगी। तो इसे कहते हैं सर्वाइवल। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे जो थी हमारे पास, वो थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मैंने माइंड से तरजीह दी थी। अब माइंड का क्या काम क्या था कि नई नई चीजों को इन्वेंट करना मार्केट के लिहाज से। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर बिहेवियर को देख के नई नई इन्वेंशंस करती है मार्केट में स्टे आउट रहने के लिए। अब इसके अंदर वो नई नई इन्वेंशंस भी करेगी और अपनी कस्टमर ग्रोथ को भी बढ़ाएगी। तो इसे कहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। समझ आया? नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को 2 सेकंड पीछे करें और फिर से सुन लें एक बार। आगे बढ़ते हैं अगली नीड पे, जो कि हमारी है रिलेशनशिप्स, जिसको मैंने हार्ट से तरजीह दी थी। हार्ट का क्या काम होता है कि वो लोगों को बहुत नरम अंदाज में समझता है, लोगों का एहसास करता है। अब मार्केट में इस चीज की क्या जरूरत पेश आ रही है भाई? जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक मार्केट में स्टे करना पड़ता है ना, तो उसको अपने हर कंपेटिटर के साथ बात बनानी पड़ती है, उसको अपने कंज्यूमर बिहेवियर को फोकस करना पड़ता है। तो इससे कहते हैं रिलेशनशिप, कि हमारा हमारे कस्टमर्स के साथ, हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ, हमारे कंपेटिटर्स के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप है। तो ये होता है रिलेशनशिप। समझ आया? आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास हमारी लास्ट नीड है, इंटेग्रिटी एंड कंट्रीब्यूशन। इंटेग्रिटी एंड कंट्रीब्यूशन अभी स्पिरिट की तरह भी आपको मैंने समझाया था। अभी ये क्या होती है? इंटेग्रिटी मीन्स जो कोई ऐसी चीज जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो मगर फिर भी वजूद रखे। तो अब यहां इसका मार्केट में क्या काम है, और ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर किस तरह अप्लाई हो रही है, इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। इंटेग्रिटी एंड कंट्रीब्यूशन के अंदर हम फोकस कर रहे होते हैं हमारी सर्विसेज जो हैं वो आम कम्युनिटी तक किस तरीके से पहुंच रही हैं, और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको हमारे से क्या बेनिफिट्स हासिल हो रहा है। अब देखिए, जो हमारी सर्विसेज हैं वो बिल्कुल सोल की तरह होती हैं। वो कैसे सोल की तरह होती हैं? सर्विस नजर नहीं आती मगर फिर भी एग्जिस्टेंस में होती है, हमने किसी का कोई काम किया है। तो ये हमारा इंटेग्रिटी कंट्रीब्यूशन कहलाता है। तो होप आप लोगों को चारों नीड समझ आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। तो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हमारे पास प्राइवेट सेक्टर्स एंड पब्लिक सेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस। तो अब इन टॉपिक्स को समझने के लिए सबसे पहले दोनों को सेपरेट कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्राइवेट सेक्टर, देन हमारे पास आ जाता है पब्लिक सेक्टर। अच्छा, अगर आप लोग मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, आप लोगों को पहले से ये पता होगा कि मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के अंदर मैंने आपको प्राइवेट सेक्टर्स और पब्लिक सेक्टर्स मैंने पढ़ा दिया था। मगर फिर से ये हमारे टॉपिक के अंदर रिवाइज हो रहा है, तो मैं इस वीडियो के अंदर मैं इसको कवर करने वाला हूँ। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है डेफिनेशन में लगा देता हूँ, पढ़ने की कोशिश आप खुद ही कर लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ। प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर का एक मेन मोटिव ये है कि उसको सिर्फ प्रॉफिट बनाना है। प्रॉफिट बनाना है मीन्स क्या मतलब हुआ इसका, कि देखिए, अब फॉर एग्जांपल आप में से कोई, आप लोगों में से कई लोगों के बिजनेस होंगे, या फिर फॉर एग्जांपल मैं अपने ऊपर एक एग्जांपल रखता हूं कि मैंने अपनी एक प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी, मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने स्टार्ट कर ली। अब मेरा मोटिव क्या है, मैं क्या खोलने के बाद क्या लोगों को फायदा देने की कोशिश कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं खुद को फायदा दे रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, तो मैं प्रॉफिट के लिए एक प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसके अंदर जितना भी प्रॉफिट मेरी ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी वो सारा मेरा है, और उन लोगों का है जिन लोगों ने मेरे बिजनेस के अंदर, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इन्वेस्ट किया है, जिसको इन्वेस्टर्स कहते हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं,
उनको शेयर होल्डर्स कहते हैं। जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, ये सारा पैसा उनका है, मगर सबसे पहला हक मेरा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन किसकी? मेरी। तो ये कहलाता है एक प्राइवेट सेक्टर। अब आ जाते हैं जरा पब्लिक सेक्टर के ऊपर। पब्लिक सेक्टर को जो रन कर रहा होता है और जिसका होल्ड होता है, वो तो आप लोगों को पता ही है, गवर्नमेंट का होता है। अब गवर्नमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों करती है पब्लिक सेक्टर? उसकी वजह ये होती है कि वो अपनी कम्युनिटी को बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही होती है। बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही मीन्स उसके अंदर जो सारी पावर ऑफ अथॉरिटी होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है। यहाँ पर कोई सिंगल ओनर नहीं होता, यहाँ पर कई सारे शेयर होल्डर्स भी होते हैं, इन्वेस्टर्स भी होते हैं, मगर जो मेन मालिक होती है वो होती है गवर्नमेंट। जिस तरीके से प्राइवेट के अंदर सिर्फ एक सिंगल ओनर मैं था, मगर मैं गवर्नमेंट के अंदर नहीं हो सकता। सब कुछ सेम होता है, प्रॉफिट भी सेम होता है, मगर प्रॉफिट की बात जहां तक की जाए तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्रॉफिट जो है वो सिंगल ओनर को मिलेगा और उन शेयर होल्डर्स वगैरह को मिलेगा, मगर गवर्नमेंट के अंदर जो प्रॉफिट है वो सारे शेयर होल्डर्स का भी है और कम्युनिटी का भी है जिसने उसमें इन्वेस्ट किया है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी पब्लिक सेक्टर्स एंड प्राइवेट सेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन की। तो होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारे पास टाइप्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? अब देखिए, सबसे पहले आप लोग ये बोलेंगे सर अभी हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तो बात ही कहीं नहीं करी, तो यहाँ पर डायरेक्ट टाइप्स कैसे आ गई? अच्छा देखिए, ये क्यों आ गई है? क्योंकि हमारे सिलेबस में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स पहले पूछी गई थी, तो मैं आपको ये पहले समझा रहा हूँ। इसकी डेफिनेशन इसके बाद पूछी जा रही है, तो चलिए मैं इसको शॉर्ट करने के लिए पहले आपको ये समझा देता हूँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका मोटिव उसके कंज्यूमर्स या फिर कम्युनिटी को बेनिफिट्स प्रोवाइड करना होता है। उसका कोई मोटिव नहीं होता पैसे कमाने का, उसका काम सिर्फ लोगों को बेनिफिट्स प्रोवाइड करना है, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल होता है। अब इसके अंदर एग्जाम्पल्स में हमारे पास बहुत कम एग्जाम्पल आ जाती हैं माजरत के साथ और बदकिस्मती से। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारा पाकिस्तान एक डेवलप कंट्री नहीं है। हमारे पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम स्केल के ऊपर है। जैसे कि हमारे पास सिर्फ दो एग्जाम्पल्स हैं, एक है हमारे पास चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस और एक है हमारे पास फाउंडेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये जो हमारे पास दो का रेट इस वजह से, अब अगर हम बात करें पाकिस्तान से बाहर की, हम फॉर एग्जांपल हम यूएस की बात कर लेते हैं। यूएस के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। वहाँ क्या क्या है वो? अब देखिए, यहाँ तो हमें सिर्फ दो ऑर्गेनाइजेशन मिलती है, वहाँ पर कई हैं जिसको हम गिन भी नहीं सकते। वो कैसे हैं जरा मैं आपको जरा समझाता हूँ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर यूके के अंदर किसी बंदे की जॉब चली जाती है, वो अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाता है, तो यूके के अंदर एक अनएम्प्लॉयमेंट ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वहां के एम्प्लॉय जिनकी जॉब चली गई है उनको तब तक पैसे देता है जब तक उनकी जॉब नहीं लग जाती। तो वो भी एक उनकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। वहां पर लोगों की एजुकेशन फ्री होती है, तो वो भी एक ट्रस्ट में आ जाता है। तो इतनी सारी है कि बताते बताते ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी, मगर हमारे पाकिस्तान की बदकिस्मती से सिर्फ दो ही टाइप है हमारे पास। तो जो दो थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। एक होती है चैरिटेबल, जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे होते हैं, और इसके एग्जाम्पल में हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और जहां तक फाउंडेशन की बात की जाए, फाउंडेशन वो होता है जो लोगों को एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये दो एग्जांपल्स थी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। आप लोगों को क्या क्या समझ आ गया? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया, उसकी मैंने आपको टाइप्स बता दी। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब जब हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ली, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जब हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात ना करें। तो अब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? उसका उलट होता है। जी हाँ, बिल्कुल उलट होता है। इसके अंदर जो ओनर होता है उसका सिर्फ मेन मोटिव ही मुनाफा कमाना है। अब वो किसी की फलाह बहबूद के लिए काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है। जिस तरीके से मैंने आपको अपनी मिसाल दी थी कि मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है मगर प्रॉफिट वाली, कि मुझे अपने लिए पैसा कमाना है, मुनाफा कमाना है, तो मैं एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाऊंगा। इसके अंदर मैं एक मुनाफा कमा कैसे रहा हूं? मैं लोगों को अपनी सर्विसेज या गुड्स सेल करके मुनाफा कमा रहा हूं। इसके लिए मैं किसी का ना किसी से ना कोई डोनेशन ले रहा हूं और ना ही किसी से मैं पैसे ले रहा हूं। हाँ, मैं एक चीज से पैसे ले रहा हूं जो कि बैंक लोन्स, वो इसके अंदर काउंट किए जा सकते हैं। तो ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी और आखिर में जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इस वीडियो में हमने डिस्कस किया प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनकी टाइप्स पे हमने थोड़ा सा गौर किया। आगे बढ़ते हैं